इस आप लोग रोहित, वरुण, ओके। सो लास्ट क्लास क्या हुआ था बच्चों मशीन लर्निंग में? यस, एनीवन? आप लोग कैमरा ऑन कीजिए अपना। ओके। लोगों ने मशीन लर्निंग में जो मैंने बताया था इम्प्लीमेंट करके देखा था आप लोगों में से? यस। देखिए क्लास आप लोग के लिए तो आप लोग को रिप्लाई एटलीस्ट करना पड़ेगा ना, चुप रहने से काम तो नहीं चलने वाला है बेसिकली। मैं पूछ रहा हूँ तो आप लोग बताना चाहिए ना कि क्या कहाँ तक हुआ है, या फिर आप लोग इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया कुछ भी। करण, ऑडियो ज्वाइन कीजिए आप। देखो केवल ऐसे सुनने से जो है मशीन लर्निंग आप नहीं सीख जाओगे बेसिकली, आपको इम्प्लीमेंट करके देखना होगा। नहीं जानते हो तो पूछोगे ना कम से कम, चुप रहते हो ना, रिप्लाई करते हो ना, फिर कुछ करके देखते हो तुम लोग। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कीजिए पहले। यस एमडी रियान, आपने क्या क्या ट्राई किया? नहीं किया, अच्छा। अवनीश, ये सर। कुछ ट्राई किया मशीन लर्निंग जो लास्ट? नो सर, अभी ट्राई नहीं किया क्यों नहीं किया? फिर कैसे मशीन लर्निंग सीखोगे? सर। मशीन लर्निंग क्या तुम्हें लगता है कि थ्योरेटिकल पार्ट है जो आप थ्योरी समझ नो के सर, प्रैक्टिकल है। करना है, तो कुछ तो ट्राई करना चाहिए ना आपको। बाकी ये लोग, सर। ऋषि, रविरंजन, अमन, गुलशन, मुस्कान, आप लोगों ने क्या ट्राई किया? सर अभी ट्राई नहीं किया। तो जब मशीन लर्निंग खत्म हो जाएगा फिर ट्राई कीजिएगा, है ना? यस वरुण। देखो ट्राई नहीं किए हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो कि आप रेगुलर क्लास नहीं करते हो, ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप समझ में नहीं आता है, तो समझ में तो उसका ऑप्शन है ना, आप पूछोगे। तीसरा रीजन ये कि समझ भी जाते हैं फिर भी हम नहीं देखेंगे, ये भी हो सकता है। बट सीखना है तो बिना प्रैक्टिस किए, बिना इम्प्लीमेंट किए चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना? ये कहानी नहीं है कि आप कहानी सुन लोगे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका कोड रन जब तक नहीं करेगा तब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? यस वरुण, आपने क्या ट्राई किया? यू आर नॉट ऑडिबल आई थिंक। सो माइक तो आप अनम्यूट कर पाए लेकिन आप ऑडिबल नहीं है। नहीं किया सर। क्यों नहीं किए सर, बताइए। सर क्लास नहीं किए थे रेगुलर। चलिए, कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने बताया अभी तो उसमें डाउट है आप लोग को लगता है तो बताइए।
चलिए मैं बता देता हूँ कि जैसे डेटा सेट कैसे इंपोर्ट करते हैं वो मैं बता देता हूँ आज, ठीक है? उतना करके देखना आप लोग। डेटा सेट कैसे यूज करते हैं, कैसे वेबसाइट से इंपोर्ट करते हैं, वो सारा मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है? क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को नंपाई बता चुका हूँ, डेटा ये पांडास बता चुका हूँ, मैटप्लॉटलिब बता चुका हूँ, इवन आई थिंक केनन भी कंप्लीट कर दिया था मैं। बट कोई नहीं, फिर भी मैं जो बता रहा हूँ आप लोग उतना करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे आप, ठीक है? सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। चलिए हम लोग को करना क्या है, कहाँ हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं? गूगल कोलैब, इसको कोलैबोरेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या होता है? कोलैबोरेटरी, शॉर्ट में कोलैब कहते हैं इसको। सो गूगल कोलैब। अब देखो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे हम लोग। सो पहली बात, ये डेटा सेट होता क्या है? कोई आइडिया है इसके बारे में आप लोगों को? नो सर। मशीन लर्निंग में डेटा सेट क्या होता है अवनीश? कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब सिंपल सी बात है कि मशीन लर्निंग क्यों पढ़ते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस पे जो हमारा मशीन या जो मॉडल या जो एल्गोरिदम है वो क्या कर सके, कुछ फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सके कि क्या होने वाला है। बेसिकली यही होता है ना, प्रेडिक्शन। यानी तो ये सिंपल सी बात है, आपने कभी देखा होगा जो आपके विलेज में जो है बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं जो बहुत सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है? उन्हें हर चीज का आइडिया होता है। आपने देखा होगा अक्सर कि कैसा फसल होने वाला है, इस पर बारिश होगी नहीं होगी, कैसा, तो सारा आइडिया उनको रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो बहुत सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इसका नॉलेज यानी एक्सपीरियंस है उनके पास। क्या है? प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जिसके बेस पे वो बता पाते हैं कि इस बार का फसल बहुत अच्छा होगा या नहीं होगा, या मतलब ये चीजें प्रिडिक्ट वो पहले ही कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे जब मशीन लर्निंग के टर्म में पास्ट एक्सपीरियंस कहते हैं, वो क्या होगा? वो डेटा होगा जो पहले हो चुका है। वो डेटा, जो चीज पहले अकर हो चुका है, उसका वो चीज जो हम कलेक्ट करके रखे हैं डेटा के फॉर्म में, वो हमारे लिए क्या होता है? डेटा सेट होता है। उसको हम पास्ट एक्सपीरियंस कहते हैं। और उस पास्ट एक्सपीरियंस यानी पास्ट डेटा के बेस पे वो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। उसको हम कहते हैं प्रेडिक्शन कहते हैं उसको। तो वही जो डेटा है जिसके बेस पे हम तो मॉडल को ट्रेन करते हैं। सिंपल सी बात है ना, यदि एग्जाम यानी आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, सिंपल सी बात, सिलेबस डिफाइन किया गया है, कॉलेज में क्लास करते हो, सारी सिलेबस पढ़ाई जाती है आप लोग को, उसके बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाती है। ये क्या है? ये इसलिए करवाया जाए ताकि आपका जो एग्जाम और सेमेस्टर का एग्जाम हो वहां पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। यही रीजन है, आपको नॉलेज हो सके इसलिए पढ़ाई जाती है, यही रीजन है। यानी ये जो ट्रेनिंग दिया जाता है, एक तरह का ट्रेन किया जाता है आपको, ताकि आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सको। यस सर। सो यस सर। इसी तरह से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी काम करता है। हम उसको प्रीवियस डेटा यानी पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हम उसको ट्रेन करते हैं, और ट्रेनिंग करने के बाद वो ट्रेन हो जाता है, इस लायक हो जाता है कि वो फ्यूचर के बारे में यानी वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आखिर इसका आउटपुट क्या होने वाला है। यही मेन हमारा गोल होता है। तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस मैं बार बार कह रहा हूं, तो यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस किस फॉर्म में होगा? यही हमारा डेटा सेट के फॉर्म में होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो हम हमारे पास प्रीवियस डेटा अवेलेबल है, जिसके बेस पे हम उसको ट्रेन करते हैं। इसी डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा को हम क्या कहते हैं, और पास्ट एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं? यहाँ पे डेटा सेट कहते हैं। ठीक है? जैसे सिंपल सी बात, मान लो कोई लैब है या पैथ लैब है सपोज, जहाँ पे मान लो डायबिटीज का लोग चेक करवाने के लिए जाते हैं। ठीक है? तो डायबिटीज के लिए बहुत सारा टेस्ट करवाना होता है बेसिकली। उसके बेस पे वो डॉक्टर बताता है रिपोर्ट देख के कि डायबिटिक है या नहीं डायबिटिक है। ठीक है? अब मान लो ये चीज मैनुअली होती है, वहां पे डॉक्टर मैनुअली चेक करता है। अब वो डॉक्टर सोचेगा ना कि एक्चुअली हम दिन में वो कितना चेक कर सकता है, 50 60 सपोज करो मैनुअली चेक करे तो, या 25 30 ऐसे चेक कर सकता है। बट सपोज क्योंकि वो मैनुअली चेक करता है ना, मैनुअली वो सारी रिपोर्ट को देखता है, तो क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि हम केवल इनपुट देंगे, वो बता देगा कि डायबिटीज है या नहीं। तो कितना आसान हो जाएगा। जो दिन में वो
30-40% को वो देख पाता है, वो कितने को देख सकता है? 100,000 को भी वो देख यस सर, सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट देख देख सकते। सकता है। तो ये एक्चुअली क्या है, यानी जो चीज, जो लॉजिक यहाँ पे डॉक्टर लगाता है उस रिपोर्ट को देखने के बाद और बताता है कि वो डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है, वही काम कौन करने वाला है? हमारा मॉडल करने वाला है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम करने वाला है। तो आखिर डॉक्टर भी कैसे काम करता है, प्रेडिक्ट करता है? वो रिपोर्ट के बेस पे करता है और उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है चेक करने का, जिसके बेस पे वो बताता है कि इस रिपोर्ट का ये आंसर यानी डायबिटिक होगा या नॉन डायबिटिक होगा। उसने भी ट्रेनिंग ली है ना डॉक्टर ने, बहुत सारे लोगों को टेस्ट किया, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो ट्रेंड हो चुका है, सो रिपोर्ट देख के वो बता देता है। But जैसे प्री एक्सपीरियंस है उसके पास। वही चीज हम मशीन के हेल्प से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर मशीन लर्निंग का हेल्प लेंगे। समझ में आई बात? और वो जो डेटा जो ऑलरेडी वो डॉक्टर ट्रेंड हो चुका है, उसके लिए वो ट्रेनिंग डेटा हुआ, यहाँ भी हमारे लिए ट्रेनिंग डेटा क्या होगा? डेटा सेट होता है। ठीक है, चलिए, तो उसी डेटा सेट को जिसके बेस पे हम अपने एल्गोरिथम को, अपने मॉडल को, है ना, ट्रेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा सेट। उसको हम बहुत अभी क्या है, आप बिगिनर्स लेवल हो, मतलब आप स्टार्टिंग में भी सीख ही रहे हो, तो आपके पास भी तो टेस्टिंग के लिए या आप जो मॉडल बना रहे हो उसको टेस्ट करने के लिए या ट्रेन करने के लिए डेटा सेट होना चाहिए ना, इस भी पर्पज से आप बना रहे हो। जैसे आप मॉडल मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हो डायबिटीज प्रेडिक्ट करने में, आप कर सकते हो कोई कैरेक्टर प्रेडिक्ट करने में, आप कर सकते हो, और बहुत सारे पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि किसी भी डिजीज का प्रेडिक्शन, कोविड मतलब आपने देखा होगा, ये जो कोविड होता है उसमें भी आप उसके एक्सरे के बेस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इसको कोविड है या नहीं है। तो ये सारे टास्क आप क्या कर सकते हो? मशीन लर्निंग की हेल्प से कर सकते हो। सो बेसिकली वो प्रेडिक्ट करता है डेटा को देख के कि आखिर इसको कोविड है या नहीं, इसको डायबिटीज है या नहीं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तो वो जो इनपुट हम देते हैं वही हमारा क्या होता है? डेटा सेट, जिसके बेस पे हम एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं। ट्रेन मतलब इसलिए करते हैं ताकि वो एनालाइज कर सके, उसको आइडिया हो कि इस तरह का इनपुट का आउटपुट ये होता है, तभी वो बता पाएगा न्यू डेटा देके कि इसका आउटपुट ये है ना। तो इसी के लिए हम डेटा सेट यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग में चूंकि आप बिगिनर्स हो, तो आपके लिए भी कुछ डेटा सेट ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया जिसके हेल्प से आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो। आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो। तो वैसे बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है। तो कहाँ से डेटा सेट्स हम लेंगे, उसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे, यूज कहाँ से करेंगे बच्चों? तो एक तरीका है हमारे पास कि हम ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं या फिर हमारे सिस्टम के अंदर है तो भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन कहाँ से उसको एक्सेस करना है। एक तरीका है, आप यहाँ पे लिखोगे UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, है ना, इसको क्लिक करोगे और जैसे ही क्लिक करोगे इस पे, तो आपको ऐसा एक स्क्रीन विजिबल होगा। उस पर आप डेटा सेट्स पे जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे। आई थिंक नेटवर्क स्लो है यहाँ का। आई थिंक ये वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है मे बी। चलिए, इस वेबसाइट में प्रॉब्लम है, मैं बाद में इसको बता दूंगा। तो चलिए दूसरा वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ अभी। जैसे sklearn आप क्लिक करोगे और डेटा सेट्स यहाँ पे क्लिक सर्च करोगे, sklearn डेटा सेट्स, देखो ओपन हो गया। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो बहुत सारे डेटा सेट्स आपको विजिबल हो जाएंगे, बहुत सारे डेटा सेट्स आपको विजिबल हो जाएंगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है, किसके लिए? लर्निंग पर्पज से दिया गया है, जिसके बेस पे आप लर्न कर सकते हो, मशीन लर्निंग सीख सकते हो, ठीक है। तो ट्राई मतलब खेलने के लिए, कहने का मतलब लर्निंग पर्पज से, सीखने के लिए आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल है यहाँ पे। आयरिश डेटा सेट है, डायबिटीज डेटा सेट है, डिजिट डेटा सेट है। मतलब डिजिट डेटा सेट करता क्या है, वो इमेज को देख के, वो डेटा को देख के बता देता है ये 0 है या 1 है या 2 है, मतलब डिजिट प्रिडिक्शन हुआ एक तरह का। डायबिटीज में क्या है, डायबिटीज बताया गया लेवल यहाँ पे। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था
अच्छा, ये याद है किसी को क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बताया भी था पहले। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है? एनीवन? नहीं, सब कुछ भूल के बैठे हो आप लोग। वरुण? नहीं पता है सर। यस आनंद? किसी को नहीं पता है क्लासिफिकेशन का एग्जांपल मेल फीमेल ट्रू फॉल्स होता है सर। अच्छा, कौन बता रहे हैं ये चीज? करण, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। सो बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम को हम दो तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? एक क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और दूसरा क्या होता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम, है ना? तो क्लासिफिकेशन मैंने क्या बताया था आपको, कि जहां पे हम क्लास प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने बोला कि यदि इस तरह का इनपुट होगा, तो यदि वो डायबिटीज है, मतलब उसको डायबिटिक पर्सन है, उसके लिए मैंने 0 यूज किया, और नॉन डायबिटिक है, मैंने उसके लिए 1 यूज किया। अब मैं उसको इनपुट दूंगा, उसके बेस पे वो बताएगा कि ये 0 है या 1 है, या ट्रू है या फॉल्स है, यस है या नो है, या फिर मान लीजिए डॉग है या फिर कैट है, इस तरह से इमेज में शो करूंगा उसको। तो यहाँ पे एक्चुअली हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्लास प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है ना? तो उसको उस वैसे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, जहाँ पे हम क्लास को प्रिडिक्ट करते हैं। रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होता है, जहां पे हम क्लास के जगह पे हम वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, या फिर जैसे सैलरी प्रिडिक्ट करना हुआ किसी का, जैसे मान लीजिए हम किसी का प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिग्रेशन, यानी जहां पे हम कंटिन्यूअस वैल्यू की बात करते हैं। अब कंटिन्यूअस वैल्यू क्या होता है, जैसे मैं बाइनरी की बात करूं 0 1 या यस नो के बीच में ऐसा कोई इंटरमीडिएट स्टेट होता है क्या? नहीं होता है। या तो यस होगा या नो होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बट मैं बोलता हूँ 5 और 6 के बीच में तो बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, 5.1, 5.2, 5.3। इसमें डेसिमल वैल्यूज को आएंगे। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यू बोलते हैं। 5.1 5.2 के बीच में आओगे, वहां भी बहुत सारे मिलेंगे, 5.1, 5.11, 5.12 ऐसे। तो ऐसे वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यू। बट जहां पे ऐसा नहीं होता है, मतलब यदि मैं ट्रू बोलता हूँ या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब इंटरमीडिएट कोई भी स्टेट नहीं होता है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। तो जहां पे हम क्लास जो है एक तरह का डिस्क्रीट वैल्यू होता है, और हम जहाँ पे क्लास प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और जहाँ पे हम वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं उसको कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे दोनों तरह के डेटा सेट दिए हुए हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटा सेट का यूज हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और इसका यूज कर सकते हैं हम रिग्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे डेटा सेट्स आपको गिवन है, ठीक है? तो यहाँ से आप डेटा सेट यूज कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे डेटा सेट अवेलेबल है, बट हम उसको यूज कैसे करेंगे, कैसे अपने प्रोग्राम में उसको लोड करेंगे? तो उसके लिए देखिए, अब बताओ ये मैं कहाँ से यूज कर रहा हूँ, ये मैं यूज कर रहा हूँ sklearn वेबसाइट से। sklearn वेबसाइट के अंदर एक डेटा सेट नाम से फोल्डर है, उसके अंदर ये हमारे डेटा सेट्स हैं। कौन से? डायबिटीज, इसका नाम क्या है, लोड डायबिटीज, लोड डिजिट्स, ये सारे फंक्शंस हैं। तो देखिए हम कैसे लोड करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं गूगल कॉलेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अगले क्लास में पूछूंगा आप लोगों से, केवल सुनने से काम नहीं चलने वाला है, तो आप लोग रेडी रहोगे अगले क्लास से, जो मैं बताऊंगा मैं उसको पूछूंगा, सिस्टम ऑन रखोगे हमेशा। सो मुझे एक्चुअली sklearn वेबसाइट से डेटा सेट को यूज करना है। मैं लिखूंगा फ्रॉम, जब भी किसी वेबसाइट से ओपन करोगे तो लिखोगे फ्रॉम sklearn। अब sklearn वेबसाइट के अंदर एक डेटा सेट फोल्डर है, उसके अंदर था ये, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा सेट्स, यानी फ्रॉम sklearn साइट के अंदर जो डेटा सेट फोल्डर है, वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे कैसे हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? और इसके बाद मैं लिखूंगा इंपोर्ट, उसमें कौन सा फंक्शन है, उसमें जैसे बहुत सारे फंक्शंस है, देखो डेटा सेट के लिए आइरिस फंक्शन है, लोड डिजिट फंक्शन है, लोड वाइन फंक्शन है ना, लोड बोस्टन फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ उसके उस फोल्डर के अंदर हम चले गए हैं, अब हमें क्या करना है, इसको लोड करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लोड अंडरस्कोर आइरिस, मैं लिखूंगा लोड अंडरस्कोर आइरिस, ऐसे लिखूंगा और इसको मैं रन करता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि जैसे आप रन करोगे ना पहली बार, तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेस प्रोवाइड करता है। देखो रैम और डिस्क आपको विजिबल होगा यहाँ पे। एक्चुअली में हुआ क्या है ना, ये जब ये जो गूगल कोलैब है वो आपको एक सर्वर प्रोवाइड करता है, यानी ये जो भी प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूँ यहाँ रन नहीं कर रहा हूँ मैं अपने सिस्टम के सर्वर पे नहीं, मैं इसको गूगल कोलैब के सर्वर पे रन कर रहा हूँ, इसीलिए वो हमें देखो स्पेस प्रोवाइड किया। यहाँ पे देखोगे तो गौर से यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, तो देखो क्या लिखा हुआ यहाँ, Python 3 Google Computer Engine Backend, RAM 0.82 या 79 आउट ऑफ 12.69 GB, डिस्क 39.51 GB हमारे लिए अवेलेबल है, हम इतना यूज कर सकते हैं आउट ऑफ 107.9 GB। ये हमें ये रैम और स्पेस दोनों प्रोवाइड करता है ऑनलाइन रन करने के लिए। तो अभी जो मैं ऑनलाइन रन कर रहा हूँ ये अपने सिस्टम पे रन नहीं हो रहा है, ये इस वेबसाइट के सर्वर पे रन हो रहा है, ये जो है गूगल कोलैब के सर्वर पे रन हो रहा है, इसीलिए वो स्पेस देता है। लोड हो चुका है। अब सर जो वो जो सर उनका जो भी स्पेस जो है, मतलब क्योंकि आई थिंक 28 या 32 GB जो भी हम उसमें मैक्सिमम एक्वायर कर सकते हैं सर, वो तो हमारे सिस्टम से नहीं जाएगा, वो तो उनके ही साइड से रहेगा। देखो यहाँ पे ये जो हम जैसे कोई प्रोग्राम पे, मान लो सपोज हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं या कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है हमारा डेटा उतना हो सकता है जो डेटा सेट हमने लिया है वो केबी में नहीं हो, जीबी में हो, 5 GB हो, 10 GB हो, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम 30 GB तक का कंटेंट हम इस पे यूज करके रन कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है अवनीश। तो हम सर कैन यू रिपीट थोड़ा सा? ओके मैंने बताया कि मान लो मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना है, मुझे कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे काम करना है, और जो हमारा डेटा सेट है मान लो 20 GB का है, 25 GB का स्पेस है, तो उसको हम लोड करेंगे तभी तो उसको रन कर पाएंगे ना, तभी अपने प्रोग्राम में रन कर पाएंगे। तो उसके लिए स्पेस होगा वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे जो भी फाइल सेक्शन में आप एंटर यहाँ पे डालोगे फाइल सेक्शन में, वो सारा उस स्पेस को ले लेगा और उसके बाद आप इस पे जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो। बट वो टेम्पोरली होता है, जब तक आप ऑन रखोगे ना तभी तक वो रहेगा, अभी जैसे तक वो यूज करेगा, आप ऑफ कर देंगे फिर वो खत्म हो जाएगा। हाँ तो चलिए, तो इसीलिए हमें स्पेस दे रहा है, एक्चुअली ये स्पेस वो ड्राइव पे देता है, वो जहाँ पे हम लोड कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ रैम देता है, रैम जहाँ जो हमारा एक्सक्यूशन होता है उसके सर्वर पे होता है, उसके लिए रैम में स्पेस प्रोवाइड करता है, इसीलिए देखो फास्ट होता है थोड़ा सा। अब एक चीज और, ये तो हमने अभी क्या किया है, अभी हमने बस फंक्शन को इंपोर्ट किया है, बट हमें करना क्या है, उस डेटा सेट को वेबसाइट से लेके किसी वेरिएबल में स्टोर करना है हमें, यस और नो। तो मान लो मैं वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, सपोज वेरिएबल में बनाता हूँ, मान लो यहाँ पे सपोज डेट क्या नाम था, आइरिस, तो मैं लिखता हूँ आइरिस नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ आइरिस इक्वल्स टू, और इसको हमें लोड करना है। अभी तो ये वेबसाइट पे ही है, बट हमें उसका जो लोड आइरिस के अंदर जो भी चीजें कंटेंट है हमें उसे कहाँ लोड करना है, अपने वेरिएबल में। तो हम लिखेंगे आइरिस इक्वल टू, ये वेरिएबल हमारा हो गया, और मैं लिखूंगा यहाँ पे आइरिस इक्वल्स टू लोड अंडरस्कोर आइरिस, ठीक है। और ये फंक्शन है, जैसे मैं इसको रन करूंगा वेबसाइट से वो डेटा हमारे आइरिस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट करके देखना चाहते हो, देख सकते हो, देखो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा क्या विजिबल है आपको, देखिए क्या शो कर रहा है, ये जो हुआ है नंपाई एरे में है, देखिए n डायमेंशनल एरे है जिसमें कि 2 पार्ट है, डेटा पार्ट है, और देखिए कितना शेप है इसका, शेप मतलब कि 150, देखोगे गौर से यहाँ पे, सो 150,4, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 150 एंट्रीज है ना, और 4 कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स। इसको आप प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट कर सकते हो, जस्ट 1 मिनट। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, प्रिंट लिखोगे, प्रिंट और आइरिस
मैं लिखूंगा, देखो मैं रन करता हूँ इसको, डेटा सेट देखो लोड हो चुका है, प्रिंट कर दिया, ये हमारा डेटा सेट। कुछ चीजें इसमें आप गौर से देखना, ये हमारा डेटा सेट है। डेटा सेट एक्चुअली ये इनपुट है यहाँ पे। हर एक डेटा सेट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे दो पार्ट होगा, यहाँ ये डेटा सेट पार्ट है और ये क्या है आपका, एक टारगेट है। मतलब हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो लेवल होता है बेसिकली, इन आउटपुट जो होता है वो गिवन है। उसके अलावा कुछ और भी चीज आप देख सकते हो। तो इनपुट पार्ट को डेटा सेक्शन में रखा गया है और आउटपुट पार्ट को टारगेट सेक्शन में रखा गया है। तो गौर से देखो, आपको जानना है कौन कौन से फीचर्स है, तो देखिए आपको जानना है कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर हैं। लास्ट में फीचर नेम भी आपको मैं शो करता हूँ। देखो ये सारे फीचर्स नेम है, देखो यहाँ से। यानी ये जो कॉलम है, कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम्स है। उस चारों कॉलम का नाम क्या है, देखो, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। क्लियर है बच्चों? सो देखिए अभी जो मैं प्रिंट किया वो नॉर्मल जो डेटा फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट, ये नंपाई के फॉर्म में कह सकते हो प्रिंट हुआ है। बट हमें उसे क्या करना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था डेटाबेस, डेटा मैनिपुलेशन की मैंने कौन सा लाइब्रेरी बताया था, आप लोगों को याद है? आप लोगों ने पाइथन भी पढ़ा होगा, याद होना चाहिए आप लोगों को। यस एनीवन? सो बेसिकली पांडास, मैंने बताया था आपको पांडास के बारे में। तो अभी देखिए नॉर्मल डेटा प्रिंट हुआ है, हमें इसको अच्छे से प्रिंट करके देखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पांडास के फॉर्म में कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज इंपोर्ट, तो मैं पांडास के फंक्शंस के हेल्प से क्या करता हूँ, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए इंपोर्ट पांडास, देखो हमें प्रोसेसिंग करना है, हमें एनालिसिस करना है डेटा को, तो हम उसके लिए पांडास यूज करते हैं। मैनिपुलेट करना हो तो यूज करते हैं। चलिए पीडी, और मैं यहाँ पे लिखूंगा, और इस जो डेटा हमने अभी वेबसाइट से इंपोर्ट किया है, स्टोर किया है आइरिस वेरिएबल में, उसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी नंपाई फॉर्मेट में हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं बेसिकली। हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बेसिकली, है ना। जस्ट 1 मिनट। सो बेसिकली हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब हमें वो जो डेटा है उसको हम क्या चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, लाइब्रेरी पांडास में जो डेटा होता है किस फॉर्म में होता है, एनीवन? रो एंड कॉलम में तो क्या कहते हैं लोग, रॉ कॉलम में तो होता है, वो कहते हैं डेटा फ्रेम सर, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम। वेरी गुड। किसने जवाब दिया ये? किसने आंसर दिया था? रोल नंबर 15 सर। करण, ठीक है, मुझे भी लग रहा था करण ही आंसर दिया, क्योंकि करण ने क्लास किया आई थिंक पूरा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, अब देखो इस पांडास लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है डेटा फ्रेम फंक्शन, जो क्या करता है, किसी भी नंपाई एरे को या किसी भी डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता है। तो क्या लिखेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद भी वेरिएबल में स्टोर करेंगे उसको। उस वेरिएबल का मैं नाम दे देता हूँ आइरिस अंडरस्कोर डियर, आप कुछ भी दे सकते हो, मैं अभी ये दे देता हूं। और किसको कन्वर्ट करना है, ये जो डेटा सेट आपने जिस इस वेरिएबल में स्टोर किया, ये कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, आइरिस, इसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पीडी, तो पांडास के अंदर एक फंक्शन है पीडी डॉट, और लिखेंगे यहाँ पे हम डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये डेटा फ्रेम इस तरह से लिखते हैं, और ये फंक्शन है डेटा फ्रेम। और इसमें हम किसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेसिकली हम जो कन्वर्ट करना चाहते हैं वो इसको, आइरिस वाले को।
और आप देख सकते हो कि इसमें दो पार्ट है इसका, एक डेटा पार्ट होता है और एक, मैं अभी शो करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे भी हम प्रिंट कर सकते हैं, जस्ट 1 मिनट देखिए, ठीक है। ठीक है, सो इस तरह से देखिए डेटा फ्रेम फंक्शन है, और कन्वर्ट किसको करना है, आइरिस को, जो वेरिएबल हमने स्टोर किया था आइरिस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉट डेटा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डॉट डेटा। अब देखिए इसमें दो पार्ट है, गौर से देखिएगा, यहाँ पे दो पार्ट है बच्चों, आपको विजिबल नहीं होगा, मैं आपको विजिबल करता हूँ अभी। इसमें दो पार्ट है, देखो इसमें दो पार्ट है, देखो एक डेटा पार्ट है जिसमें सारा इनपुट वैल्यू है, ये सारा इनपुट वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो डेटा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक डेटा पार्ट है जो कि और दूसरा टारगेट, और दूसरा क्या होता है, लेबल, जिसको टारगेट भी बोलते हैं हम लोग। तो ये लेबल सारा है, लेबल मतलब आउटपुट जो होगा, यहाँ पे ये भी आपको मेंशन है, देखिए कि लेबल में क्या है, कौन सा टारगेट नेम है, मतलब 0 यूज हुआ है सिटोसा के लिए, 1 यूज किसके लिए हुआ है, वर्सी कलर के लिए, और 2 यूज हुआ है वर्जिनका के लिए। तो इस तरह से जो है अलग अलग ये टारगेट का नाम है। तो टारगेट सेक्शन है और डेटा सेक्शन है, बट हमें कन्वर्ट करना है केवल अभी डेटा सेक्शन को। तो हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं यहाँ कुछ ऐसा, आइरिस डॉट डेटा, और देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइरिस डीएफ में, आई थिंक डॉट डेटा, डेटा पीडी डॉट डेटा फ्रेम, क्या कह रहा है देखो, अच्छा इसको हमने लोड ही नहीं किया था, इस import pandas as pd, pandas as pd। एक्चुअली हमें करना क्या होगा, pandas has no attribute data frame। अच्छा डेटा फ्रेम का देखो हमें एफ कैपिटल रखना होता है, ठीक है। अब देखो ये रन कर जाएगा, सो देखिए रन कर गया। अब इसको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे आइरिस, जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कर लेते हैं डेटा फ्रेम को, और मैं लिखूंगा डीएफ। देखो ये प्रिंट हो गया आपको, यही हमारा डेटा है, ये हमारा क्या है बच्चों, डेटा है। पर डेटा में गौर से आप देखोगे ना, यानी इस पे कितना, इस डेटा में पूरा 150 रोज है एंड 4 कॉलम्स, देख सकते हो। बट इस कॉलम का एक नाम होता है बच्चों, हर एक, जब भी कोई डेटा सेट हम लोड करते हैं ना, उसमें हर एक कॉलम का एक फीचर का नाम, कॉलम मतलब फीचर, फीचर का एक नाम होता है, उस नाम को भी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि अभी नहीं शो हो रहा है। तो वो भी चीजें नाम क्या है, देखिए नाम ये है सिंपल लेंथ, देखिए फीचर नेम में क्या है, सिंपल लेंथ, सिंपल विड्थ, ये सारा नाम है उसका। तो हम उसको भी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ ऐसा, इसी डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर में, कॉमा कॉलम कॉलम इक्वल्स टू, या कॉलम नहीं, कॉलम्स इक्वल्स टू, किसका किसका हमें चाहिए, कहाँ से उठाना है हमें, इसी से उठाना है हमें। तो हम लिखेंगे आइरिस, आइरिस आइरिस डॉट फीचर नेम, क्या लिखेंगे हम, आइरिस डॉट फीचर। देखिए मैं इसको रन करते हैं, सो देखिए फीचर नेम आ गया, यानी अब आप देख सकते हो हर एक कॉलम का अपना एक नाम है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा सेट को हम क्या कर सकते हैं जो यहाँ पे पांडास में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों, ताकि हम अच्छे से विजुअलाइज कर सके। अब आपको चाहिए क्या, आपको पता करना कितने रोज कितने कॉलम्स हैं, वो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंपल आइरिस अंडरस्कोर डीएफ डॉट सेप यूज करो, आप सेप यूज करो, ये आपको कितना सेप बता देगी, इसमें 150 रोज है, इतने कॉलम्स। आपको फर्स्ट 5 रोज चेक करना है, आप वो चेक कर सकते हो, आप क्या लिखोगे, आइरिस अंडरस्कोर डीएफ डॉट हेड फंक्शन, आपको फर्स्ट 5 एंट्रीज चेक करना है, वो आप कर सकते हो। तो फर्स्ट 5 एंट्री हो गया, आपको चेक करना है लास्ट 5 एंट्रीज, आपको 5 नहीं, आपको 10 चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये हेड फंक्शन 5 एंट्रीज शो करता है, बट हमें 10 चाहिए, तो हम यहाँ पे 10 दे देंगे, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे आप
फर्स्ट 10 एंट्रीज शो हो गया। तो यहाँ पे जो भी नंबर दोगे वो स्टार्टिंग से 10 आपको विजिबल हो गया। बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दोगे तो 5 एंट्रीज को शो करता है, ठीक है। बट सपोज इफ वी वांट टू शो लास्ट 5 एंट्रीज, तो जैसे हमने हेड फंक्शन यूज किया वैसे हमारे पास क्या है, टेल फंक्शन भी होता है। क्या होता है, टेल फंक्शन होता है। तो देखिए हम लिखेंगे iris अंडरस्कोर df डॉट हेड फंक्शन। हेड के जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, टेल, ठीक है, और इसको रन करते हैं। तो देखिए ये लास्ट 5 एंट्रीज आपको शो हो गया। तो एक्चुअली में पांडास क्यों यूज करते हैं, कोई आइडिया आपको लगा क्यों यूज करते हैं? एनीवन? सर क्लियर विजुअलाइज हो, विजुअलाइज नहीं करेंगे इसको, एनालिसिस के लिए, मतलब डेटा जैसे एनालाइज हो। और एनालिसिस। सर अगर मिड सर क्वेश्चन है सर, अगर मिडल का सर जैसे लाइक सर 40 और 50 के बीच का ही केवल हम जानना हो, फिर क्या चीज 40 और 50 के बीच का? नहीं तो उसके जो लिए भी सही डाटा है, मतलब जो भी रोज हैं, जो भी उसके लिए फिर आपको वो इसमें मैकेनिज्म यूज सर, करना जो भी होगा, ये रोज है, कॉलम्स हैं सर। रेंज के फॉर्म में आपको यूज करना होगा, ठीक है। यस सर, तो उसके लिए जैसे देखिए आई थिंक इसमें आप यहाँ पे लिखोगे सपोज iris अंडरस्कोर df, आई थिंक इसको कर सकते हैं आप। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक इसको करना है आपको, 40 से सर लेके 40 to 50। मान लो 50 में। क्या एक काम करता है, चेक कर लेते हैं इसको, इस पे हाँ, आ गया यहाँ पे, ठीक यस है। सर। तो एक्चुअली आप ये सारा उस पर टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सो बेसिकली आपको डेटा सेट को प्रोसेस करना है, एनालिसिस करना है ना। तो उसके लिए हम एक्चुअली डेटा फ्रेम यूज करते हैं। बट ये सब जरूरी नहीं है करना, ये हम इसलिए करता है कि हमें अच्छे से समझ में आए। हम देखना चाहते हैं, सेफ चेक करना चाहते हैं, टेल देखना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं कि डेटा सेट है क्या। चलो ये तो हमने क्या इंपोर्ट किया अभी बताओ, ये जो हमने इंपोर्ट किया है ना वो है क्या, इसमें बताओ लेबल पार्ट है क्या, एनीवन? लेवल पार्ट नहीं है, हम इसमें लेवल ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ ऐसा, किसमें करना चाहते हैं, इसी डेटा फ्रेम में। तो iris अंडरस्कोर df, और इसमें हम लेवल ऐड करना चाहते हैं, वो भी क्या, उसका नाम मैं दे दूंगा यहाँ पे आउटकम, या सपोज हाँ, या आउटपुट, कुछ भी लेवल जो आपको देना है, आउटपुट या टारगेट, मैं क्या देता हूँ, मैं टारगेट नाम से एक लेवल ऐड करता हूँ, जस्ट 1 मिनट, टारगेट, ठीक है, टारगेट। और हम चाहते हैं कि इसमें क्या ऐड हो जाए, वो जो टारगेट पार्ट है उसको तो कैसे लाएंगे हम वहां से, iris, वो है किसमें, iris डॉट, जैसे टारगेट में यूज करूंगा यहाँ पे, क्या होगा देखो, इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यानी टारगेट पार्ट जो ये था, टारगेट मतलब इसका जो आउटपुट था, यहाँ पे देखिए ये पोर्शन जो था, ये पोर्शन हमने ऐड कर दिया किसमें, उस डेटा फ्रेम में, और उसका नाम क्या दिया हमने, टारगेट। कोई दिक्कत? चलिए अब मैं इसको प्रिंट करके इसको करता हूँ, आपको कैसे प्रिंट करेंगे। जब हम प्रिंट करेंगे, आप देखिए टारगेट ऐड हो गया होगा उसमें, तो मैं लिखूंगा iris अंडरस्कोर df, देखिए पूरा का पूरा देखिए ऐड हो गया, यस और नो, विजिबल है आपको? नो सर। तो टारगेट भी आपको ऐड हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा सेट को किसी वेबसाइट से इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं पांडा की हेल्प से, ठीक है। इस पे कोई आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है न्यूमेरिकल, तो उस केस में आपको numpy में चेंज करना होगा इसको, ठीक है। तो ये तरीका है था कि कैसे हम किसी वेबसाइट से लोड करते हैं। बट सपोज इफ हमारे सिस्टम के अंदर ही डेटा सेट है, तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है देखिए, तो सपोज हमारे सिस्टम के अंदर है, उससे हमें लोड करना है, तो कैसे करेंगे। मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, मैंने बताया भी और ऑलरेडी ये सब, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे
मैं नाम दे देता हूँ उसका डायबिटीज का, तो डायबिटीज DF इक्वल्स टू, और मान लो दो चीजें जनरली जो हम डेटा सेट को पोर्ट करते हैं, मतलब पोर्टेबल फॉर्मेट जो यूज करते हैं, वो या तो .csv फाइल यूज करते हैं या .excel फाइल यूज करते हैं, ठीक है। यानी किसी को आपको देना है या कहीं से आपको डाउनलोड करना है, तो नॉर्मली वो CSV फाइल में होता है या फिर एक्सेल फाइल में होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, CSV फाइल में। तो हमें करना, हम क्या लिखेंगे, pd read CSV, read _ CSV फंक्शन है। बट अभी आप रन करोगे एरर शो करेगा आपको, रीजन कि आखिर जिसको लोड करना है उसका तो हमें पाथ देना होगा ना यहाँ पे, और वो क्या हमारे इस फाइल सेक्शन में अवेलेबल है तभी हम कर सकते हैं। बट देखो यहाँ पे सेक्शन में अवेलेबल नहीं है, बट वो हमारे सिस्टम के अंदर है, तो हमें उसे क्या करना होगा, पहले लोड करना होगा इस फाइल सेक्शन में। इसमें जाएंगे अपलोड, ठीक है, और डेटा सेट को वहां से एक्सेस करेंगे। मान लो डेटा सेट हमारा यहाँ पर है, मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा डायबिटीज, देखो CSV फाइल है यहाँ पे, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहीं पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, डायबिटीज.csv है ना, डायबिटीज.csv मैं ओपन कर लेता हूँ, और जैसे मैं ओपन करूंगा देखो वो इस फाइल सेक्शन में लोड हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने इस प्रोग्राम में उसको ऐड कर सकते हैं। किसके हेल्प से, एक मिनट, किसके हेल्प से, इस pd.readcsv फंक्शन के हेल्प से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पाथ देंगे, इसका पाथ कहाँ से लाएंगे, यस सर, यहाँ पे मैं डायबिटीज सिंगल कोट यूज करूंगा पहले। पाथ कहाँ से, इस पे देखो राइट क्लिक करना है, ये जो 3 डॉट्स आपको विजिबल होगा, इस पे आप कॉपी पाथ पे जाओगे, यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है ना। पेस्ट किया, अब इसको रन करो आप। ऐसे रन किया आपने, देखो वो लोड हो चुका है। मुझे देखना है उसको, मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपल डायबिटीज, क्या नाम दिया था हमने, डायबिटीज DF में दूंगा यहाँ पे, और जैसे मैं रन करूंगा देखो तो डायबिटीज लोड हो गया है। क्लियर है बच्चों, डायबिटीज डेटा सेट हमारा लोड हो चुका है, क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड से हम डेटा सेट को एक्चुअली अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, या कोई डाउट है तो बताएंगे प्लीज। नो सर, इतना क्लियर है तो फिर मैं यहाँ पे यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। आप लोग इतना ट्राई करके देखोगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मैं चेक करवाऊंगा, ठीक है, हो जाएगा इतना। एक तरीका मैंने बताया आपको कि किसी SQL रन से कैसे करना है, और दूसरा मैंने बताया आपको कि सिस्टम में है तो उसको कैसे लोड करना है, ठीक है। और MD रेयान मैं अगली क्लास में आपसे ही स्टार्ट करूंगा पहले, है ना। सर वीडियो को अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड हो जाएगा, ऐसे भी ये सारा मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और डेली बेसिस पे अपलोड हो जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोग, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके, अटेंडेंस आप लोग बोल देंगे अपना। अटेंडेंस आप लोग बोलेंगे, रोल नंबर 1। क्या हुआ, क्लास चल रहा है, कैसे बंद कर दें। बच्चों रोल नंबर 1 to 10, रोल नंबर 4
रोल नंबर 5 सर। ओके 11 to 20 के बीच में। फिफ्टीन 18 18 सर। ओके आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है। 20 सर। ओके 20 हो गया। नेक्स्ट 21 22 बताइए आप लोग। 21 से लेकर 30 के बीच में जो भी बच्चे। 21 to 30, 31 to 40। 38 sir. ओके 41 to 50। 45 sir. सर 24 बन गया क्या? सर 31। सर 24 बन गया। बन गया है। ओके सर। 31। चलिए ठीक है। सो 51 to 60। 51 to 60। 55 sir. Okay, 55, 56। Okay, 61 to 70। 69 sir. 69। Okay, 71 to 80। 72। 72 sir. Okay, 81 to 90। 82 sir. 91 to 100। 91 sir। 93 sir. 93 भी हो गया। 100 94 सर। 101 से लेके लास्ट तक जितने भी बच्चे। 101 सर। ओके सर 94 हो गया। हाँ हो गया आपका। सर 101। चलिए सारे बच्चे का हो गया थिंक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर 63 छूट गया सर, नेटवर्क इशू हो गया था। नेटवर्क इशू था तो मैंने दोनों ऑप्शन दिया है, हैंड रेस भी करने का ऑप्शन दिया है। सर कुछ हो ही नहीं रहा था सर, एकदम नेट काम ही नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं। ओके बच्चों। सर मेरा हो गया ना 24 का। बिल्कुल।